दोस्तों, किशोर टीचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप सीटेट, बीटेट या किसी भी तरह की टेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल किशोर टीचर एकेडमी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सीटेट के सभी सब्जेक्टों की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण मैथ पेडागोजी के प्रश्न लेकर के आया हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस साल की परीक्षा में भी आने की अधिक संभावना है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए बिना देरी किए आज के क्लास को शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। गणित सभी विषयों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है 1 ड्यूट का, दूसरा बेकन का, तीसरा स्किनर का, चौथा कमेंट का। बताइए, गणित सभी विषयों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि गणित सभी विषयों का आधार है। यह कथन बेकन साहब का है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ आयोजित की जाने वाली मानसिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 1 छात्रों की कमजोरी को दूर करने के लिए, दूसरा छात्रों की वार्षिक परीक्षाओं में अंक वृद्धि करने के लिए, तीसरा छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कराने के लिए, चौथा छात्रों की गणित के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। यहाँ पर गणित शिक्षण में मानसिक परीक्षा क्यों होता है? तो गणित शिक्षण में मानसिक परीक्षा इसीलिए लिया जाता है ताकि जो है छात्र अधिक से अधिक अभ्यास कर सके, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट है। छात्र जितना अभ्यास करेगा उसे गणित उतनी अधिक आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न है, गणित की सेकेंडरीय पद्धति की विशेषता है। ऑप्शन है 1 सरल से कठिन की ओर, दूसरा कठिन से सरल की ओर, तीसरा सरल से कठिन की ओर, चौथा कठिन से कठिन की ओर। बताइए, गणित की सेकेंडरीय पद्धति की क्या विशेषता है? गणित क्या होता है? क्या गणित कठिन से कठिन की ओर होता है? नहीं। सरल से कठिन की ओर? नहीं। कठिन से सरल की ओर? नहीं। गणित जो होता है सरल से कठिन की ओर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर राइट है। सरल से मतलब पहले बच्चे को जोड़ सिखाते हैं, नहीं फिर उससे घटाओ गुणा, नहीं, इस तरह से सरल से कठिन की ओर बढ़ाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4th का, मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन से गुण नहीं है? कौन से गुण नहीं है? ऑप्शन है 1 विश्वसनीयता, दूसरा वैधता, तीसरा परिणाम, चौथा व्यापकता। बताइए, मूल्यांकन की दृष्टि से कौन से गुण नहीं होना चाहिए? मूल्यांकन में विश्वसनीयता होना चाहिए, तो ये आवश्यक है, तो नहीं होगा। वैधता भी आवश्यक है, परीक्षा जो है वैधतापूर्ण होना चाहिए। व्यापकता भी होना चाहिए,
तो इसलिए ये भी नहीं होगा। नहीं, परीक्षा जो है परीक्षा में जो है का मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि उसमें विश्वसनीयता हो, वैधता हो और व्यापकता हो। नहीं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आवश्यक गुण नहीं है। तो नहीं क्या है? परिणाम। परीक्षा के मूल्यांकन में जो है परिणाम जो है आवश्यक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5वां। डॉक्टर BS ब्लूम के अनुसार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में कौन सा एक दोष नहीं है? कौन सा एक दोष नहीं है? ऑप्शन है 1, कक्षा में जो कार्य किया जाता है वह विषय के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता। दूसरा है प्रश्न पत्र में मौलिकता का पूर्ण अभाव रहता है। तीसरा है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में शिक्षक की आत्मनिष्ठा का प्रभाव पड़ता है। चौथा है उपयुक्त पाठ्यक्रम का सही निर्माण करना। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वर्तमान परीक्षा प्रणाली का एक दोष नहीं है, डॉक्टर ब्लूम के अनुसार बताना है। यहाँ पे दोष को बताना है। तो कक्षा में जो कार्य किया जाता है वह विषय के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता। नहीं किया जाता तो ये तो दोष है। प्रश्न पत्र में मौलिकता का पूर्ण अभाव होता है, तो यह भी दोष है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में शिक्षक की आत्मनिष्ठा का प्रभाव पड़ता है, यह भी दोष है। यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त पाठ्यक्रम का सही निर्माण करना है, ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर ब्लूम के अनुसार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में यह एक दोष नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 6 का। जब दो राशियाँ A तथा B एक दूसरे के विलोम हो जाए तो इस स्थिति में निम्न में से कौन सा संबंध होगा? तो कह रहे हैं एक राशि दूसरे का विलोम है, मान लेते हैं कि तो A बराबर 1/B हो जाएगा। क्योंकि एक दूसरे का विलोम है तो उल्टा एक A है तो एक 1/B हो जाएगा। यह भी दो राशि है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तिरछा गुना हो जाएगा। AB = 1। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेता हूँ 7 का। एक चतुर्भुज की रचना करने हेतु निम्न में आवश्यक है। चतुर्भुज की रचना करने हेतु क्या आवश्यक है? ऑप्शन है केवल 4 भुजा ज्ञात हो। दूसरा है 3 भुजा तथा 1 विकर्ण ज्ञात हो। चौथा है 4 भुजा और 1 कोण ज्ञात हो। चौथा है 4 कोण और 1 भुजा ज्ञात हो। बताइए कौन सा सही है? एक चतुर्भुज की रचना करने में क्या जरूरी है? नहीं, चतुर्भुज की रचना करने के लिए तो सबसे पहले 4 भुजा होना आवश्यक है। तो 3 भुजा वाला इधर कट जाएगा, 1 भुजा वाला कट जाएगा। अब 4 भुजा इसमें कह रहा है पहला में केवल 4 भुजा हो, तो क्या केवल 4 भुजा होने से चतुर्भुज बन जाएगा? ये भी कट जाएगा, क्योंकि नहीं बन सकता। सिर्फ 4 को भुजा ज्ञात होने से चतुर्भुज नहीं बन सकता। उससे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 का 4 भुजा और 1 कोण ज्ञात हो। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। चतुर्भुज के लिए 4 भुजा और 1 कोण ज्ञात होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है।
8 का कक्षा अध्यापक ने गणित की कक्षा में एक प्रश्न हल करके उत्तर बताने को कहा। एक आयत की लंबाई l तथा चौड़ाई इसकी 1/4 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा यदि सभी छात्रों ने 4 इंटू l स्क्वायर उत्तर दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि उन छात्रों को निम्न में आवश्यक ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? यहाँ पर कह रहा है आयत की लंबाई है l, तो यहाँ पर लंबाई l, चौड़ाई क्या कह रहा है? चौड़ाई है 1/4, मतलब l का चौथा भाग l/4। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई l गुने l/4 बराबर हो जाएगा l स्क्वायर बटे 4। यहाँ पर छात्र ने उत्तर दिया 4l स्क्वायर, नहीं, जबकि यहाँ पर होना चाहिए l स्क्वायर बटे 4, यानी भिन्न जो है उसको छात्र ने गुना में लिख दिया। नहीं, अतः छात्रों को क्या है? छात्रों को गुना करने का ज्ञान नहीं है, उन्हें भिन्न का ज्ञान नहीं है। नहीं, इसे ऑप्शन नंबर 2 सही है कि छात्रों को जो है भिन्न का ज्ञान नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेता हूँ। 9 का, यदि आपकी नियुक्ति किसी कक्षा 5 तक के स्कूल में हो जाती है तथा आप गणित के अध्यापक हैं, तो पहले दिन कक्षा में जाते ही आपका प्रथम कार्य क्या होगा? तो ये आप गणित के अध्यापक हैं और कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में आपका जो है नियुक्ति होता है, और तो पहले दिन आप क्या करेंगे? ऑप्शन है बच्चों के विषय में नाम आदि की जानकारी लेंगे। दूसरा है उनके ज्ञान और भावना के विषय में पता लगाना। तीसरा है अपने विषय में अपनी योग्यता बताना। चौथा है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा सही है? बच्चों के विषय में नाम आदि की जानकारी लेना, क्या ये सही है? उनके ज्ञान और भावना के विषय में पता लगाना। यहाँ जब पहली बार जब कक्षा में हम जाएंगे तो सबसे पहले बच्चे को बारे में यह पता करें कि बच्चे ने कितना पढ़ा है, और पढ़ा है तो उसके पास उसे कितना ज्ञान है। नहीं, तो उसके ज्ञान और भावनाओं के विषय में पता लगाना। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 का, 2 अभाज्य संख्या a व b है, उनका लसाअ निकालने के लिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है लसाअ निकालने के लिए? ऑप्शन है 2 अभाज्य संख्याओं का लसाअ उसका भागफल होता है। दूसरा है दी गई अभाज्य संख्याओं का गुणनफल लसाअ होगा। तीसरा है अभाज्य संख्याओं का लसाअ ज्ञात नहीं कर सकते। चौथा है अभाज्य संख्याओं का लसाअ उसका योगफल होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? ये ए और बी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? लसाअ बराबर हो जाएगा
लसा बराबर हो जाएगा दोनों संख्या का गुणनफल। अगर उसमें गुणनखंड नहीं होता है तो उसको क्या करते हैं, दोनों जो संख्या रहता है उसको गुणा कर देते हैं। तो लसा बराबर दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल। तो दोनों का गुणनफल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लसा बराबर क्या हो जाएगा, ए गुने बी, यानी लसा दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। दी गई अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उसका लसा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन दिए गए अंक है 6, 2, 7, 4 तथा 3 से बड़ी संख्या बनाना चाहता है, किंतु प्रश्न की शर्त से उसे प्रत्येक विषम अंक को 2 बार और प्रत्येक सम अंक को 1 बार प्रयोग करना है, तो सही संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है कि ये 6, 2, 7, 4, 3 से संख्या बनाना है बड़ी संख्या, और जो इसमें जो विषम संख्या है उसको 2 बार और सम संख्या को 1 बार लिखना है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए इसमें पहले विषम संख्या कौन है, विषम अंक क्या हो जाएगा, विषम अंक इसमें है 7 और 3 विषम अंक है। सम अंक क्या है, सम अंक है 6, 4, 2। अब जो है विषम अंक को 2 बार लिखना है, तो सबसे बड़ी लिखेंगे, तो सबसे बड़ी लिखना है तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, यानी 7 पहले लिखा जाएगा। तो 7 विषम है तो 7 को 2 बार लिख लेंगे। इसके बाद 6 है बड़ी संख्या, 6 सम है तो 6 को सम को 1 बार लिखना है। फिर जो है 6 के बाद बड़ी संख्या 4 है, 4 सम है तो ये भी 1 बार आएगा। इसके बाद 3 विषम है तो 3 2 बार आएगा। इसके बाद 2 जो है सम है तो 2 1 बार आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी, क्या है 7 7 6 4 3 3 2, ये ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 राइट है। इसमें पहला में कह रहा है, इसमें जो है कह रहा है कि जो है 6 2 बार आया हुआ है, मतलब और 4 भी 2 बार आया हुआ है, तो सम संख्या को तो 2 बार लिखना नहीं है, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। इसमें भी है सम संख्या है 4, इसको 2 बार लिख दिया हुआ है, 2 को भी 2 बार लिख दिया है, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसमें भी 6 को 2 बार लिख दिया गया, तो ये भी कैंसिल, इसलिए ऑप्शन नंबर इस तरह से भी 4 ही है। चलो 12 के, भिन्नों का प्रश्न समझाने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम चाहिए, क्या है, भिन्नों को प्रश्नों को समझाने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। ऑप्शन है चौकोर, गोल एवं आयताकार आकृतियों या वस्तुओं में उसको इकाई मानते हुए भिन्नों को समझाए, या दूसरा है भिन्नों का जोड़ घटाव समझाए, तीसरा है अंश व हर को समान और असमान परिणाम को अलग अलग समझाए, या चौथा है अंश को हर से भाग देकर इसके दशमलव पूर्णांक भाग को समझाए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 12 का, भिन्नों के बारे में बच्चों को समझाने के लिए भिन्नों का जोड़ घटाव समझाए। पहले भिन्न समझेगा तब ना जोड़ घटाव समझेगा, इसलिए तो यानी अंश व हर को समान और असमान परिणामों को अलग अलग करके वो समझाए, ये भी सही नहीं है। अंश को हर से भाग देकर, ये भी सही नहीं है।
चौकोर, गोल एवं आयताकार आकृतियाँ वस्तुओं में उसको इकाई मानते हुए, बिल्कुल सही है। चौकोर, गोल या आयताकार आकृतियाँ वस्तुओं को उसको इकाई मानते हुए भिन्नों को समझाया जा सकता है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, सभी वर्गाकार हैं। नहीं, तो इसमें से जो है ये जो है 1 2 3 9, अगर हम इसी को हम अगर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 भाग को सूचित करेगा। अगर इसके तीनों को ले ले तो 3/9 भाग को सूचित करेगा। अतः भिन्नों को समझने के लिए चौकोर, गोल एवं आयताकार आकृतियाँ वस्तुओं में उसको एक मानते हुए बता सकते हैं। नहीं, या फिर ऐसे गोलाकार वस्तु ले लें, मान लो एक सेव की तरह कोई वस्तु ले लें, इसको जो है 2 भागों में बांट दें, तो बच्चों को हम ऐसे पढ़ा सकते हैं कि ये जो है ये 1 भाग है, यानी 1/2, मतलब 2 भाग में ये वाला भाग जो है 1 भाग है, यानी 1/2। नहीं, इस तरह से बच्चे को जो है तो गोलाकृति से भी समझा सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या है, पहला राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ को विकास हेतु आवश्यक है। गणितीय भाषा के संबंध में विकास हेतु क्या आवश्यक है? ऑप्शन है 1, गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना। दूसरा है विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना। तीसरा है प्रत्यायों संकेतों को प्रकट करना। या चौथा है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सही है? गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु गणितीय क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, ये तो सही है। विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, ये भी सही है। प्रत्यायों को संकेतों में प्रकट करना, जी हाँ, गणित में तो सभी को हम संकेतों में प्रकट ही करते हैं, इसलिए इसमें एक से अधिक सही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है कि उपरोक्त सभी सही है। नहीं, गणितीय क्रिया जो है क्रमबद्ध रूप से होना ही चाहिए। गणितीय समस्याओं को समझना, समस्या समझेगा तब गणित को हल कर सकता है, गणित की भाषा को समझेगा तभी तो को हल सकता है। नहीं, जैसे कहा है कि जो है 12 जो है 3 का 6 गुना है, 12 3 का 6 गुना है, तो ऐसा जो है बच्चों को जब तक इसको क्रियाओं को समझेगा नहीं, उसको समझ में आएगा नहीं कि 12 6 गुना है या 3 के 6 गुना 8 है। नहीं, तो ये बच्चे को समझना पड़ेगा कि जो है 2 के 3 गुना 6 होता है। नहीं, इसका अगर ये गणितीय भाषा हो गया, अगर जो है इस तरह के भाषा में अगर लिख दिया जाए कि 2 3 का 6 गुना है, 6 गुना है, नहीं, इस तरह से, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। भिन्नों की तुलना करते समय राधा ने 5/9 व 7/11 में प्रत्येक भिन्न को समान बताते हुए यह स्पष्टीकरण दिया कि चूँकि भिन्न 7/11 व हर व 11 अंश व हर में समान वृद्धि हो रही है, अतः दोनों भिन्न का मान समान रहेगा। राधा के इस स्पष्टीकरण से क्या ज्ञात होता है? राधा कहा कि 5/9 और 7/11 दोनों में जो है, इसमें जो है 5 में 2 प्लस हुआ है तो 7 हो गया है, और 9 में 2 प्लस हुआ है तो 11 हुआ है।
तो इसलिए राधा का स्पष्टीकरण कि दोनों भिन्न बराबर हैं। क्या है? दोनों भिन्न बराबर है। ऑप्शन है इसका, राधा को भिन्न की तुलना संबंधी अवधारणाओं को ठीक समझ नहीं है। दूसरा है, राधा को भिन्न के परिणाम की ठीक समझ नहीं है। तीसरा है, उसे अंश और हर का ज्ञान नहीं है। चौथा है, उसे भिन्न का लसा लेने की समझ नहीं है। क्या सही नहीं है? राधा के स्पष्टीकरण से क्या ज्ञात होता है? इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि राधा को भिन्न की तुलना संबंधी अवधारणाओं का ठीक ठीक समझ नहीं है। इसीलिए वह जो है 5 + 2 = 7 कर दिया, 9 + 2 = 11 का है कि दोनों में अंश और हर में वृद्धि हो रहा है, इसलिए ये दोनों बराबर होगा, जबकि ये दोनों बराबर नहीं होगा। इसलिए राधा को भिन्न की तुलना संबंधी अवधारणाओं को ठीक से समझ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 का, और ये आज का आखिरी प्रश्न है। 3, 6, 5, 7 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर एक संख्या है जो होगी। क्या है? इतना है 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा? 5 के बाद जो है वो अंक है तो 1 0 हो गया, 50 हो गया। जातीय मान क्या हो जाएगा? जातीय मान तो जातीय मान इसका 5 के 5 हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों का अंतर एक संख्या है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45, तो 45 क्या है? 45 विषम संख्या है, क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 3 से विभाजित है, 3 से विभाज्य है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एक, सदैव अभाज्य होगा। अभाज्य होगा तो 45 तो अभाज्य नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। सदैव सम होगा, 45 तो सम है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है 3 से विभाजित होगा, तो 45 3 से विभाजित है, तो हो सकता है। चौथा है दोनों का अंतर शून्य होगा। दोनों का अंतर शून्य कहाँ है? अंतर तो 45 है, इसलिए जो है 45 जो है विषम संख्या और 3 से विभाजित, यहाँ पे 3 से विभाजित, ऑप्शन नंबर 3 सही है कि ये जो 3657 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर एक संख्या है जो 3 से विभाजित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसी के साथ आज का इस क्लास जो है ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।